जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। आई होप सो दोस्तों, हमने जो ये फिजिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की आप लोगों के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर हिट होंगे। हमारा अगर हम चाहते हैं तो दोस्तों हम आप यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन भी आपको बता सकते हैं, जैसे कि एफ समानुपाती 1/r², एफ समानुपाती Q1 Q2। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर नहीं आते। दोस्तों इस बात को समझो, ये क्वेश्चन दोस्तों आज से 3-4 साल पहले आते थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम एयरफोर्स का एग्जाम दिया था उस टाइम ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी एनडी के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन आते थे। बट दोस्तों अभी क्या है, अभी आपने दोस्तों ये देखा है अग्निवीर के एग्जाम के अंदर कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब पैटर्न टोटली चेंज हो गया फिजिक्स का। तो दोस्तों उसी पैटर्न पर आधारित दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट की, जो उसका ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम दोस्तों चैप्टर वाइज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर हिट होते हैं। और दोस्तों उन कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता दोस्तों। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैंने कैंडिडेट्स आप सभी को पता है, शायद मैंने 2 बार एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई किया, 2 बार नेवी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। सो दोस्तों जो मेरे सिर्फ नोट्स उनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो दोस्तों अब आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इससे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ एक बार इसे शेयर भी कर दो, ठीक है। सो दोस्तों इसके अंदर कैंडिडेट्स, इसके अंदर दोस्तों जो आज मैं जो सबसे पहले ये बताऊँ, आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट है तो इजी, बट दोस्तों इनकी जो लैंग्वेज मैं आपको ऐसे बना कर दूंगा, इनकी लैंग्वेज, तो दोस्तों ताकि आपका दिमाग खुले या फिर आपके दिमाग को मतलब उसके अंदर इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी परेशानी हो, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट आप सभी को पता है कि के क्या होता है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि के डिपेंड्स ऑन विच, यानी जो के होता है स्थिरांक, यानी जब हम जो कूलाम का नियम पढ़ते हैं उसके अंदर हमारा के आता है के Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो ये के आता है दोस्तों, जो ये के है इसी के बारे में हमने यहाँ पर पूछा है, ठीक है। सो दोस्तों देखो यहाँ पर के है, के किस पर निर्भर करता है आप सभी को शायद ये पता हो या फिर ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि के मापन की पद्धति, यानी कि मापन की पद्धति, यानी कि मापन की पद्धति और मापन की पद्धति वह माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड दी मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि जो ये मापन की पत्ती ये क्या होती है सर, तो मापन की पत्ती के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि 2 प्रकार की पत्ती होती है, एक होती है अपनी एसआई पत्ती और एक होती है अपनी सीजीएस पत्ती, ठीक है। तो एसआई के अंदर इसका जो मान अलग होगा और सीजीएस के अंदर इसका मान अलग होगा। तो दोस्तों सीजीएस के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन अलग से लिखा है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। पहले अगर मैं बात करूँ कि सीजीएस पत्ती के अंदर इसका क्या मान होता है, आप सभी को पता है, अगर आपने इस जो चैप्टर अगर इसे 1-2 बार पढ़ा है तो आपको शायद इसका मान पता होगा। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, के की। ओके, सो कैंडिडेट्स ये हमारी के की वैल्यू होती है, ठीक है। और दोस्तों अब आपको कमेंट करना है कि के का मात्रक क्या है और के की विमा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसकी विमा और मात्रक इसका कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको आगे की वीडियो के अंदर आपको बता देंगे, ठीक है। अब आगे मैं सीरीज पत्ती वाला मान है ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये माध्यम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हाउ डज के डिपेंड ऑन द मीडियम। सो कैंडिडेट माध्यम क्या होता है आपको पता है कि अगर वायु है या फिर आई कैन से इफ इट इज वैक्यूम, ठीक है, या फिर ये है निर्वात। तो दोस्तों वायु और जो अपना जो ये होता है वैक्यूम होता है दोस्तों, ये सेम ही होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि पहले बताऊं कि ये ये सेम नहीं होता है, बट हम हमारी फिजिक्स स्टैंडर्ड फिजिक्स के दोस्तों इन्हें सेम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वैक्यूम को पृथ्वी पर बनाना, यानी कि किसी माहौल को वैक्यूम बनाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दोस्तों हम अपनी आसानी के लिए वायु को हम वो वैक्यूम मान लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वैक्यूम के अंदर इसका मान अलग होगा और माध्यम के अंदर इसका मान अलग होगा। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर ये माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है। दोस्तों इतनी डीप और इतने आपको यूनिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ा था यूट्यूब पे। अब आप कहोगे सर ये माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है। दोस्तों ये माध्यम पर इस प्रकार डिपेंड करता है, आपको पता है कि अगर वायु होगा तो मतलब कि अगर वायु है तो उसके लिए इसका मान मतलब सीजीएस पत्ती में मतलब कि वायु के लिए आपको पता है, देखो आपको पता है कि वायु में एसआई पत्ती के लिए इसका मान अपना 9 × 10⁻9 होता है, आपको पता है, और सीजीएस पत्ती में वायु के लिए इसका मान 1 होता है। बट अब आप ये कहोगे कि सर ये माध्यम के अंदर कैसे डिपेंड करता है। तो दोस्तों माध्यम के अंदर अगर वायु की जगह अगर मैं कोई और पैरा विद्युतांक अगर ऐड कर देता हूं तो दोस्तों उसके बाद ये के का मान इस प्रकार डिपेंड करेगा। आपको शायद एक फॉर्मूला पता है 1/4πε0। दोस्तों ये बाद में दोस्तों ये यहाँ पर ऐसे डिपेंड करेगा। आपको पता है कि एप्सिलॉन की जगह अगर कोई माध्यम होगा तो वहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा, फिर ये एप्सिलॉन आर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये डिपेंड करता है। या फिर आई कैन से कि के समानुपाती 1/εr होता है। दोस्तों ऐसा
यूनिक कॉन्सेप्ट दोस्तों पूरी यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ा, ये मेरी गारंटी। आपको सब दोस्तों ये बता देंगे कि जो हमारा लगने वाला बल होता है F समानुपाती 1/r होता है, बट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताया, यानी के किस प्रकार माध्यम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। दोस्तों अभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ और इतने डीप कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको इन कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है, ठीक है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है तो ईजी। मतलब दोस्तों हमारे एग्जाम के अंदर कैंडिडेट्स कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो होते तो ईजी है, बट उनकी जो लैंग्वेज है दोस्तों वो मतलब कुछ इस प्रकार से हमारे एग्जाम के अंदर आती है, उससे दोस्तों मतलब उसका अगर दोस्तों मतलब इस प्रकार से हमारे एग्जाम के अंदर उसकी लैंग्वेज आती है कि हम उसे आते हुए भी उसे हम गलत करते हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये बात पूछूं कि फोटोन की अगर आप मुझे परिभाषा बताओ, ठीक है, मतलब फोटोन की मुझे परिभाषा बताओ, तो आप में से सभी स्टूडेंट ये बता दें कि सर जो ये फोटोन होता है इसका विराम द्रव्यमान तो होता है 0 और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। बट दोस्तों अगर इसकी जगह मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे एक ऐसा कण बताओ जिसका विराम द्रव्यमान जो मास द्रव्यमान होता है वो तो 0 होता है और उसका चार्ज हमारा 0 होता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। का मतलब ये है कि आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मतलब मुझे एक ऐसा कण बताओ जिसका विराम द्रव्यमान तो 0 होता है और जिसका चार्ज हमारा 0 होता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा फोटोन, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि जो फोटोन का मतलब कि इसका आपको पता है कि इसका विराम द्रव्यमान तो हमारा वो 0 होता है, बट अगर मैं ये पूछ लूं कि फोटोन अगर गति कर रहा है, यानी फोटोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अब आप ये पूछोगे कि सर फोटोन गति क्यों करता है या फिर ये कब करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर का नाम बताऊं जिसका नाम है प्रकाश की द्वैत प्रगति, ठीक है। जब मैं वो चैप्टर अगर पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर के अंदर मैं बताऊंगा कि फोटोन क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, ठीक है। आप इस समय इतने समझ लो कि फोटोन एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर गति करता है तो इसका विराम, इसका जो मास होता है वो इसका 0 नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ मास होता है जिसका अपना जो फॉर्मूला वो होगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर, सबसे पहले इसका आएगा कि m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c², ठीक है। सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसका आएगा ये 1 - v² अपॉन c² का अंडर रूट बटा m0, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो जब हम प्रकाश की द्वैत प्रगति पढ़ेंगे तब आपको मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप सभी को ये बात पता है, मतलब आप सभी को ये बात पता है और आप सभी को क्या जो एग्जामिनर हमारा पेपर जो बनाएगा उसे भी ये बात पता है कि जो कैंडिडेट एग्जाम के अंदर अपीयर होगा उसे ये बात पता है कि एक कूलॉम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अभी आने बंद हो गए हैं, ठीक है। इससे दोस्तों आपको इसका एक मतलब इसका मतलब कि जो आंसर सेम है, मतलब आंसर हमारा 6.28 × 10⁻18 आएगा। बट अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो वो हमारे सामने ये है कि एक कूलॉम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं, मतलब एक कूलॉम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं। अब इस यहाँ पर जो मेरे जैसे जो होशियार स्टूडेंट है, मतलब कि जिन स्टूडेंट का दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है, वो क्या सोचेंगे कि सर यहाँ पर जो अपना मतलब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो एक कूलॉम तो खुद ही आवेश है, मतलब एक कूलॉम तो खुद ही पहले से आवेश है, तो फिर इसका एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्यों पूछा है हमें। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब ही हमारा n होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद ये कतई नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि एक कूलॉम के अंदर 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद था कि आपको मैं ये बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं। और दोस्तों आपको ये डाउट होगा कि सर मैं ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन NCERT की जो मेरी किताब है जिनसे मैं पढ़ा हूँ उन्हीं से मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपका जो ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इन द CGS पति। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अपना इजी है, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता है कि इसका आंसर अपना होता है 1। बट कैंडिडेट अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं कि 1/4πε इसका CGS पत्ती के अंदर कितना मान होगा, तो दोस्तों आप सभी का दिमाग चकरा जाएगा। क्यों चकरा जाएगा? और दोस्तों मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप क्वेश्चन रोंग करके आओगे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। चलो दोस्तों आपसे आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका ये है कि अगर किसी प्लेट को, मतलब अगर किसी प्लेट को
यस अगर किसी प्लेट को ऐसी परावैद्युतांक के पदार्थ के अंदर डुबोया गया जिसका एप्सिलॉन r 5 है, ठीक है, जिसका एप्सिलॉन r 5 है, अब जिसका एप्सिलॉन r 5 है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सीजीएस पद्धति में, मतलब सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होगा दोस्तों आप मेरे क्वेश्चन को आराम से सुनो दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। मेरी बात को समझो दोस्तों, इस बार फिजिक्स ने दोस्तों सबकी बैंड बजा दी थी। तो दोस्तों बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ो ताकि आपका दिमाग खुले। और दोस्तों ये बात मैं अवश्य कहता हूँ आपको कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन इजिली सोल्व द क्वेश्चन ऑफ द थ्योरी इन द फिजिक्स इवन इफ आई एम here to solve the question of this type of the question, very tough question. So दोस्तों this confidence which you will get by solving this question, that will be also motivate you that if I can solve this question then I can solve any type of the question in my exam. So दोस्तों ऐसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। देखो दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी प्लेट को ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर डुबोया गया जिसका एप्सिलॉन r 5 है, तो उसका सीजीएस पद्धति में के का मान निकालो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बल नहीं पूछा आपको, आई नॉट आस्क यू द फोर्स, आई जस्ट आस्क यू द वैल्यू ऑफ द के। तो आपको दिमाग में ये आएगा कि यार मैं के का मान कैसे निकालूं, यहाँ पर ना तो मेरे को आवेश दिया गया ना ही मेरे को बल दिया गया। अगर आपको बल पता होगा, आपको आवेश पता हो, तो आप आराम से के का मान निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको केवल के पूछा। दोस्तों अब आपका ये क्वेश्चन है कि के का मान क्या होता है। देखो के बराबर आप सबको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आई थिंक कि आप सबको ये पता है। अब यहाँ पर अपना जो एप्सिलॉन नॉट है तो इसकी जगह अपना एप्सिलॉन आ जाएगा। क्यों आ जाए? क्योंकि हमने यहाँ पर माध्यम लिया है, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अब एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी के की, ओके। तो अब हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, आप सभी को पता है कि सीजीएस पद्धति में इसका मान होता है 1, तो 1/4 एप्सिलॉन r दैट विल बी 1/5, ओके। आई थिंक कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं दोस्तों सागर के अंदर डुबकी लगाकर मोती ढूंढना। तो दोस्तों इतना डीप कॉन्सेप्ट है, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई यूट्यूब पर पढ़ाता भी होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इस बार एग्जाम के अंदर, ओके। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको इसका दोबारा से आपको इसका मतलब उत्तर बता दूंगा, ठीक है। सोल्यूशन आपको दोबारा बताऊंगा। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों इसका भी बाप है, आई कैन से ये इसका भी पिताजी है, ठीक है। ये दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूरा दिमाग खोल कर रख देगा, ठीक है। और दोस्तों इन क्वेश्चन से भागो मत दोस्तों, कुछ सीखो इन क्वेश्चन से। अगर आप कुछ सीखोगे तभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब दोस्तों देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका भी बाप है। इस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपकी 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स साथ अप्लाई हो रही है, ठीक है। मतलब आपकी 11th के अंदर आपने जो पढ़ा है और 12th के अंदर आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ आपके इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको आवेश दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि प्रोटॉन, मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं कि दो ऐसे कण हैं जिनका आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ है, तब आप आराम से समझ जाओ। बट मैंने आपको यहाँ पर दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बलों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों देखो कितना टफ क्वेश्चन है। अगर आप इसे सोल्व करने बैठोगे तो आई थिंक कि आपका कम से कम 10 से 15 मिनट ये क्वेश्चन ले जाएगा, और वहां पर आपको टाइम केवल 25 मिनट का मिलता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से भागो मत, आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको मैं इसका सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। मतलब मुझे इसका सोल्यूशन बताने में कोई प्रॉब्लम। देखो आप पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ सोल्यूशन क्या होगा। देखो अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी, आई कैन से कि F बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। F बराबर आपको बताया कि इसका कैपिटल G m1 m2 बट्टा r², ठीक है, समीकरण नंबर 1। और Fe होता है K Q1 Q2 बट्टा r², ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आपको इन दोनों का अनुपात निकालना। अगर दोस्तों आप इनका अनुपात निकालने बैठोगे तो पहले आपको G का मान 6.67 × 10⁻⁻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 ⁻
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर के रखो, फिर Q1 Q2 रखो। इससे अच्छा है कि आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो। इसका आंसर होता है 10⁻39 ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें इसके अंदर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो दोस्तों 10⁻39 गुना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखना चाहिए ताकि दोस्तों आपको टाइम बचे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट जो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों आप सभी को पता है, मतलब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को पता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है। बट दोस्तों अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मैं इसके लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं,
अगर मैं इसके लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तब दोस्तों ये आई कैन से कि आप में से 50% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों सारा खेल लैंग्वेज का ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आप सभी को पता है कि अगर हमारा वायु के अंदर लगने वाला बल F नोट है और मतलब किसी माध्यम के अंदर लगने वाला बल F है, तो इनका अनुपात एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि दो पदार्थ है, ठीक है, दो पदार्थ है, ओके, मतलब दो आइगन से दो अणु है या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन कह दो, चाहे कुछ भी कह दो आप, ठीक है। तो दो पदार्थों के बीच में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाले बल, मतलब उनके बीच में लगने वाला बल, उनके बीच में निर्वात में लगने वाला बल F नोड, F हम या उनके माध्यम में लगने वाला बल की तुलना में क्या होगा? मतलब दोस्तों रुको आराम से आप सुनो, ठीक है। देखो दोस्तों अब दोबारा बता रहा हूँ, देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है। अपना कॉन्सेप्ट ये है कि F नोट बटा F हम का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो इलेक्ट्रॉनों या फिर दो पदार्थों के बीच में निर्वात में लगने वाला बल हमेशा और हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। अगर यहां पर एप्सिलॉन आर की जगह अगर मैं ये लिख दूं ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 0, तब दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है कि निर्वात में लगने वाला बल हमेशा और हमेशा माध्यम में लगने वाले बल की अपेक्षा ज्यादा ही होता है। अब आप ये पूछोगे कि भाई ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों एप्सिलॉन आर होता है दोस्तों, उसका मान हमेशा और हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। उसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब 1 से बड़ा क्यों होता है? आप सभी को यह पता है कि अगर कोई पदार्थ उसके लिए इनफाइनाइट है, अगर कोई मतलब आई कैन से कि H2O के जल के लिए इसका मान 80 न्यूटन है, मतलब 80 है। और अगर मैं और कुछ और बात करूं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उनके लिए 5 होता है। मतलब कहने मतलब है कि इसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का बापू है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसकी, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो, पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे तो मैं आपसे आवेश चैप्टर के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आप इस क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो इसके अंदर ये दिया तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कहने मतलब हमें Q का मान दे दिया Ne, जो हमारा Ne का मान कितना 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम आवेश है यह स्थिर विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमें E का मान हमारे पास दिया गया 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपका जो ये मात्रक होता है इसे देख कर पता आप लगा सकते हो कि ये हमारा E का मान है, ठीक है। मतलब विद्युत क्षेत्र में संतुलन में दोस्तों ये है इसका मतलब इसकी जो आगे से इसकी मतलब जो मेन है वो ये है कि ये इस बीच में संतुलन में। तो यदि तेल का घनत्व इतना है, यानी कि हमें रो का मान दिया गया, रो बराबर कितना है 1.26 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसका रो का मान इतना है तो आर का मान कितना होगा दोस्तों? ये है जहरीला कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो दोस्तों आप सभी को ये बात पता है, अगर कोई बूंद, अगर तेल की बूंद, अगर दोस्तों देखो आपको मैं ये बता रहा हूं, अगर तेल की बूंद है, देखो ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर एक तेल की बूंद है, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये यहाँ तक ये पानी से भरा हुआ, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे तेल की बूंद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब इसके अंदर बहुत सारे तेल की बूंद है, ठीक है। तो ये हमारी बूंद है, इसके ऊपर नीचे तो लगेगा हमारा mg, ठीक है। और इसके ऊपर एक बल लगेगा जिसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो ये जो नीचे लगने वाला mg है, ये आपको पता है कि ये हमेशा QE के बराबर होता है, ठीक है। जो नीचे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा QE के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें Q का मान हमें पता है, m का मान आप कहोगे सर m कहाँ पर है, तो दोस्तों m की जगह आपको रो का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको पता है कि रो बराबर m/v होता है, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर रो v, ठीक है। और रो हमें दिया गया कितना है, रो हमें दिया गया 2.55 × 10⁴ और v का मान हमें 4.3 × πr³, ठीक है। ये हमारे पास है। और रो mg आपको g का मान आपको दिया गया 10 और बराबर n का मान 12 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो E है उसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 1.26 × 3 1.26 × 10⁻³ तो दोस्तों आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी है और यहाँ से आपको r³ का मान निकालना है। आप आराम से इस r³ का मान निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ दोस्तों मुझे पता है ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बट दोस्तों एग्जाम के अंदर दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे तो आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व भी करना पड़ेगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी बात करता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं आपको केवल इसका आंसर बता दूं, नहीं दोस्तों, मेरा मेन मकसद ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर कोई और अगर ऐसे कॉन्सेप्ट अगर कोई और क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं हो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो दोस्तों वो इजी है, ठीक है, वो इजी तो है बट वो भी आपका गलत होगा, ठीक है। वो इजी क्यों है, देखो दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है कि आपको पता है एक तो अपना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव है, ठीक है, सॉरी इसका होता है द्विध्रुव, ठीक है, और एक अपना होता है पॉइंट चार्ज, इसे अपना होता है पॉइंट चार्ज। तो आपको ये बताना है कि जो इसकी द्विध्रुव की वजह से अक्षीय रेखा पर, ठीक है, और अक्षीय रेखा पर हमारी जो इसके जो ई का मान है वो ईपी है, ठीक है, और जो पॉइंट चार्ज उसकी वजह से मतलब नहीं सॉरी ये तो ईडी है और ये ईपी है, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी वजह से अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ईडी है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज की वजह से ईपी है। तो दोस्तों आपको इसका रेशियो बताना है, ठीक है, मतलब इसका रेशियो बताना, इसका रेशियो हमेशा और हमेशा आई कैन से कि जो ये है इससे मतलब ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे कम होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये आर की अपेक्षा अगर आर सेम हो मतलब आर की अपेक्षा दोस्तों ये तेजी से घटता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये आर क्यूब की ये दोस्तों ये आपको पता है कि ये होता है 1/r² और ये होता है 1/r³, तो ये आर ऊपर जाएगा तो आई कैन से ये हमेशा आर से मतलब इसका मान आर के बराबर होगा, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा और क्लियरफाई में कर देता हूँ। आपको पता है कि ईपी बराबर होता है अपना 1/r² और 1/r³, ठीक है, तो ये आर ऊपर जाएगा तो ये आर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपेक्षा तेजी से नहीं घटती, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो तेजी से घटता है, ठीक है। ओके सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। देखो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से विद्युत की जो मतलब वो ई है और ये किस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ई डज नॉट डिपेंड ऑन विच। तो दोस्तों आपको आई थिंक कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपको पूछना है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।